ठीक है बेटा, राइट। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ ठीक है, राइट। अब मोल कॉन्सेप्ट में हमने 3 तरीके से क्वेश्चन किए थे बेटा, क्वेश्चन केस 1, केस 2, केस 3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट तो है नहीं, इसका मतलब रिएक्टेंट कितने बेटा वहां पे, 2। अब 2 रिएक्टेंट है, एक की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। दिस मींस इट इज अ केस ऑफ क्वेश्चन नंबर, कोई केस नंबर 2। इसका केस है, केस नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। मतलब इसमें ये कोई लिमिटिंग रीजन का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो क्या तरीका था बेटा मोल कॉन्सेप्ट लगाने का, तो पहले तो रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है। दूसरा हमें इसको बैलेंस करना है, तो हमने इसको यहाँ पे बैलेंस कर दिया बेटा, राइट। तो बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप में क्या बोला था, मेक्स द मोल्स इक्वल बच्चों। तो क्या करना था, मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1, मोल्स ऑफ HCl अपॉन कितने बेटा, 2, राइट। अब हमें मोल्स ऑफ HCl अगर मिल जाए तो हम मोल्स ऑफ CaCO3 भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है बेटा जो मोलैरिटी होता है बेटा, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो मोलैरिटी आपको गिवन है कितनी बेटा, 0.75 इनटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना, 25। क्लियर है। बट याद रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर वॉल्यूम में ml है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मोल्स की जगह क्या मिलेंगी, ये मिली मोल्स मिलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किस में गिवन है बच्चों, ml में गिवन है ये। तो या तो आप लीटर में कन्वर्ट कर दो या इसको मिली मोल्स लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये मिली मोल्स में है। तो दिस मीन्स क्या होगा, n कितना हो जाएगा बेटा, 0.75 इंटू कितना, 25, ठीक है, राइट। ये मिली मोल्स है, क्या है ये, मिली मोल्स। तो मिली मोल्स ये है, तो मोल्स आप लिखना चाहते हो तो आप 18.5। तो 25 इंटू 10 टू द पावर बेटा -3000 से डिवाइड कर देंगे, तो मोल्स आ गए। कितने आ रहे प्रांजल बेटा, कितना आ रहा है इसका कॉल करके। सर अगर इसको छोड़ दीजिए, इसको इसको वैसे ही रहने देंगे, पहले वाला बता दीजिए। 18.5 18.5, हाँ 18.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया बेटा, -3 आ गए, मोल्स आ गए। अब क्वेश्चन हो गया बेटा, यहाँ पुट कर देते हैं। So this means moles of CaCO3 बच्चों क्या हो गया, अपॉन 1 is 1.85, sorry 18.5 into 10 to the power 18.75 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, यस सर मेरा भी 18.75 कितना आ रहा है, दोबारा बोलिए बेटा। 18.75 18.75, चलिए हाँ इसको 18.75 लिख देता हूँ मैं। तो 18.75 आ गया अपॉन 2 बेटा। So this means moles क्या आ गया, moles of CaCO3 आ गया 18.75 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 बेटा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, वेट। तो मोल्स आ गया बेटा, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस मींस वेट क्या हो गया CaCO3 का 18.75 अपॉन कितना बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और CaCO3 का वेट कितना होता है 100। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ रहा है 18.75 इंटू 10 टू द पावर -1 बचा अपॉन 2, दैट इज 1.875 कितना आ रहा है बेटा, ये 10 टू द पावर 2 है बेटा, 10 टू द पावर -3 है, तो एक -1 बच जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। 9.375 कितना आ रहा है, 0.9 आएगा ना, यस सर वो मैंने 10⁻⁻⁻। 0.9 ग्राम आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी, रिद्धि क्लियर है बेटा आपको। हाँ जी बेटा बोलिए, बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई किसी को डाउट है। करेक्ट है बेटा, राइट, ठीक है। सर यहाँ पर हमने मिलीमोल्स इसलिए लिखे क्योंकि ये वो वॉल्यूम है, बेटा मैंने मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके बेटा, यहाँ पे 1000 से तो मैंने डिवाइड कर दिया तो मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। या तो आप यहाँ तक मिली मोल्स करते उसको बाद तो यहाँ पे आंसर आता बेटा मिलीग्राम,
और फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको ग्राम में, 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो या तो आप लास्ट में डिवाइड करो या यहाँ डिवाइड करो बेटा, एक ही बात है, आप कहीं पे भी कर सकते हो उसको। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, करेक्ट है। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और करके बता रहा हूं मैं, ठीक है, राइट। रब कर दे बेटा, इसको रब कर दे। जैसे ऐसे क्वेश्चन में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट एटम, क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम AU, 1 ग्राम Na, 1 ग्राम Li और 1 ग्राम बेटा क्या Cl2। कह रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है बेटा, 1.28। ये पूछा जा चुका है जेईई मेंस में भी और नीट में भी बेटा, हाँ ठीक है, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा, दिस मींस मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें, राइट। तो हमारे पास क्या है, मोल्स कैलकुलेट करें तो मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बेटा, वेट अपॉन या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट, या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब जिसका वेट बेटा क्या होगा, लार्जेस्ट पूछा था उसमें, तो जिसका वेट सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम से हम क्या करें, Na से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। सर गोल्ड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? गोल्ड का बेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी उसका तो होता है शायद 108 होता है सिल्वर का, इसका 79 होता है ना एटॉमिक मास। एक्चुअली में बेटा मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, राइट। किसी को याद है तो बता सकता है, मेरे को ध्यान नहीं है। 197 होता है सर शायद। कितना है बेटा? 197 हाँ शायद। 197, ठीक है। तो कितना है, 197, राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास सबसे कम होगा तो इसका लिथियम कितना होगा, Na बाई कितना बेटा 7, ये Na बाई कितना बेटा 23, और ये Na बाई कितना बेटा 71। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जब आपने 71 लिखा, नंबर ऑफ एटम्स पूछा था बेटा, इसकी एटॉमिसिटी से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इनटू क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है बेटा, फर्स्ट में, राइट, ठीक है, ये 35.5 हो गया। फिर किसमें है बेटा, Na में, फिर किसमें Cl2 में, और लास्ट किसमें बेटा Au। क्लियर है बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है बेटा 136, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी इससे पहले किया था, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 जो किया, 35 किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 36 भी है बेटा। रिएक्शन गिवन है आपको, उसको बैलेंस भी गिवन है आपको, राइट, ठीक है। तो आपको मोल्स क्या कर देने, इक्वल कर देने, बस, ठीक है, राइट। और कुछ कंसंट्रेशन के क्वेश्चन है बेटा, जो कंसंट्रेशन के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, राइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12, राइट, ठीक है। और पहले भी कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग कंसंट्रेशन की जब क्लास करेंगे, कल करेंगे, तो हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। एक दो चीजें और है बेटा, जो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो मुझे जो ज्यादातर क्वेश्चन गलत मिले थे, वो गलत जो थे बेटा, एक क्वेश्चन था बेटा डेंसिटी का क्वेश्चन था, वो काफी बच्चों ने गलत किया था, जो टेस्ट में आया था, ठीक है, राइट। टेस्ट में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद 6 था बेटा टेस्ट का, ठीक है, राइट। उसमें ऐसा था कि x ग्राम गोल्ड है और y ग्राम क्या है, क्वार्ट्स है, और इसकी डेंसिटी शायद D1 की बनती, इसकी डेंसिटी क्या की बनती, D2 की बनती, ठीक है, राइट। और जो मिक्सचर था बेटा उसकी डेंसिटी D की बनती, तो रिलेशन पूछा हुआ था उसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी लिखता हूँ बेटा, तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है, राइट।
तो हमें पता है जब वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 तो फाइनल वॉल्यूम के बराबर ही होगा अगर मिक्स करेंगे। तो इसका मतलब इसका V1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास कितना है x1 अपॉन कितना है बेटा D1, और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, मास कितना है y1 अपॉन या x और y का साइड अपॉन कितना बेटा D2, और जो वॉल्यूम होगा बेटा, ठीक है ना राइट, वो टोटल मास अपॉन वो होगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा x प्लस वाई अपॉन कितना बेटा D। देवांशी आपने नहीं किया था बेटा, हाँ ठीक है राइट, और भी बच्चों ने कुछ ने नहीं किया था, कुछ ने किया था, तो यस ज्यादातर बच्चों ने सर। गलत किया था। हाँ देवांशी आपको ये करना चाहिए था सर बेटा। हाँ जी, सर जब हम इसको ऐड करेंगे तो नीचे तो एलसीएम नहीं लेंगे? एलसीएम किसका लेंगे बेटा, यहाँ पे वो ऐसे ही डायरेक्ट रिलेशन पूछा हुआ था, अगर आप देखिए जब आपने मिक्स कर दिया देव हिमांश ना बेटा, जब आपने मिक्स कर दिया है तो मिक्स करने के बाद अब ना उसमें D1 बचा है ना D2 बचा है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है मिक्सचर। तो एक मिक्सचर एक अलग चीज बना है, मिक्सचर एक अलग चीज बना है, और मिक्सचर की आपको डेंसिटी की बना है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा बेटा, वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर। तो वेट तो कितना होगा, वेट तो चेंज होगा नहीं बेटा, वेट तो x प्लस वाई आएगा हिमांश। तो ओके वॉल्यूम सर। कितना होगा बेटा x प्लस वाई अपॉन कितना आ जाएगा d आ जाएगा। क्लियर है हिमांश, ठीक है। इधर D1 D2 नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है ना राइट, क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है हमें। क्लियर है बेटा, क्लियर सर है। एक बार 16th में करा दो। यस सॉरी सर। 6th। मेरे पास एक्चुअल में वो है नहीं बेटा, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हाँ सर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी का 16, अच्छा मुझे लगा टेस्ट की 6th 16 की बात कर रहे हो। 6th क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, हाँ 16। सर 6th अच्छा टेस्ट 6th, में आया था सर। अच्छा 6th क्वेश्चन बोल रहे हो। तो देखिए बेटा क्या है, आपसे पूछा हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर बेटा। तो मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होता है कि नहीं होता है प्रांजल, मोल पर लीटर मोलैरिटी होता है। यस सर। तो मोल पर लीटर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है बेटा हमें, और हमें गिवन है परसेंटेज बेटा नाइट्रिक एसिड का बाय मास। तो फॉर्मूला शॉर्टकट बताया था बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन क्या लिखा था, एमवी लिखा था कि नहीं लिखा था बताइए। यस सर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, सब कुछ पता है आपको, ओके सर। ठीक है राइट। क्लियर है सर बेटा, टेस्ट का एक और क्वेश्चन। मुझे डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ मैं तो डिस्कस कर दूंगा राइट, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट ये बेटा कि आप सभी लोग करें, और जो कॉमन एग्जाम जो आपके पास डाउट है तो प्लीज वो सेंड करिए, मुझे डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, हाँ बाकी क्वेश्चन सभी को ट्राई करने हैं, तो प्लीज आप नोट करिए जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है राइट, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो सभी लोग नोट करेंगे जो आपको करने हैं बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 से, और जो छोड़ने हैं वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्यों छोड़ने हैं उसके पीछे रीजन है बेटा, मैं बताऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, मतलब 1.3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 करना है, 4 करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तक आपको सारे करने हैं, 1 to 12 तक सारे करने हैं, फिर आप इसके बाद आपको छोड़ना है, ठीक है राइट। फिर आप छोड़ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। आप ट्राई करना चाहते हैं तो नहीं, फिर आप करेंगे बेटा सीधे क्वेश्चन नंबर 23, फिर 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 और 36 बेटा। एक सेकेंड बेटा, हाँ
क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चंस आपको सभी को ट्राई करने हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, राइट। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े बेटा वो कौन से क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो कौन से क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। आपने मे बी फिजिक्स में क्या ऐसे पढ़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है आप लोगों ने बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है बेटा तो आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर के मैंने छुड़वाए हुए हैं। ठीक है ना, राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ठीक है ना, उससे पहले भी है और उसके बाद में भी है। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट आता है फिगर, फिजिक्स में कराते हैं, केमिस्ट्री वाले सर लोग नहीं कराते हैं। आप चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपने कर लिए हैं तो कोई जरूरत नहीं है उसको दोबारा करने की बेटा, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है, चाहे केमिस्ट्री में करो चाहे फिजिक्स में करो। ठीक है, राइट। इसमें काफी क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर मैंने 19 पहले करा दिया है। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 23 कराया है पहले। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 भी कराया, सिर्फ वैल्यू चेंज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 35 अभी करा हमने। ठीक है, 32 भी क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी आपने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने कर चुके हैं, सिर्फ डाटा अलग है उसका। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं बेटा, राइट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो शायद आपको लगे कि नहीं होगा, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, जिसमें डेंसिटी और ये सब गिवन है। ठीक है, राइट। तो वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे बेटा, जो भी डेंसिटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? राइट, क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है, राइट। तो प्लीज करने जरूरी है बेटा, हाँ, क्योंकि दो चीजें काम होगा। एक तो आपका स्कूल का भी वर्क, स्कूल का भी प्रिपरेशन होती चली जाएगी, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, बट अलोंग विथ एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना मस्ट है। ठीक है ना, राइट। तो मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसका पीडीएफ आपको भेजूंगा, उसको करना जरूरी है बेटा, हाँ। ठीक है, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसमें एमसीक्यूज है। ठीक है ना, कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन करेक्ट है, और कुछ सिंगल चॉइस है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करूं तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको जेई मेंस में जिस साल आप पेपर दोगे उस साल मिलेंगे, और 4-5 क्वेश्चन वेटेज बहुत ज्यादा होता है बेटा। 20 नंबर आपकी 2 लाख रैंक आगे या पीछे कर देगा बेटा। ठीक है, राइट। तो आप समझ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बेटा, तो वो करना मस्ट है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है। ठीक है, राइट। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल भी कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसको भी बेटा, जिसने लगाया है या डाउट है किसी पास, तो रिद्धि स्पेशली या जो भी और भी बच्चे हैं बेटा, प्लीज आप क्वेश्चन मार्क करके मुझे भेजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, वी कैन डिस्कस इन द क्लास बेटा। क्लियर है रिद्धि बेटा? क्लियर है बेटा? या प्रांजल, जो भी और भी बच्चे जिन्होंने, सबको करना है बेटा, हाँ, ये मस्ट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन वैसे ही कराना चाहते हो आप बेटा तो आप मुझे बता सकते हो, वी कैन डू सम क्वेश्चन। अगर कोई और एनसीईआरटी का, या अगर आपको टेस्ट का लगता है कोई क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हो। टेस्ट का 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या था बेटा? सर एक बार 18 से करा देना। तो 13th क्वेश्चन में क्या करना था आपको हिमांश? 13th क्वेश्चन में देवांशी कैसे करेंगे? आपने किया था या किसी और ने किया? किसका सही है बेटा? 13th क्वेश्चन कैसे करेंगे? यस सर, एक सेकंड में क्वेश्चन पेपर बताता हूं। अभी क्वेश्चन पेपर देखिए बेटा। क्वेश्चन था, रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या थी बेटा? P4 प्लस क्या था? H2 गिव्स क्या था? PS3। इसको 4 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। कैसे करेंगे बेटा? किसका सही था ये? कोई बताएगा, हेल्प करेगा मेरी? क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नंबर बेटा था क्वेश्चन नंबर था 13 था। क्या बोला था क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन है बेटा, फॉस्फीन क्या होता है बेटा? PS3 इज फॉस्फीन डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस वेपर ऑफ फॉस्फोरस एंड H2 बेटा। ठीक है, रिएक्शन आपको गिवन थी। व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml ऑफ फॉस्फीन
is decomposed beta? What should be the change in volume when phosphine 100 ml phosphine decomposed? इसके सिर्फ 75 आया था। 75 यस आया सर, था? मेरा भी। दोनों को 70 प्लस कर दिया था, मतलब जो भी आया। ओके, क्या 75 राइट आंसर था? मुझे नहीं लगता, शायद सर 5 50 राइट आंसर था, शायद 50 राइट आंसर आया था। ठीक है, राइट। तो इसके कितने बेटा आपने रिएक्शन लिख दी बच्चों, और फिर क्या लिख दिया बेटा? वॉल्यूम लिख दिया आपने, है ना? ठीक है, राइट। फिर क्या रख दिया आपने? बैलेंस कर दिया। अब आपको मोल कॉन्सेप्ट ही लगाना है, जैसे आप वॉल्यूम के टर्म्स में लगा रहे थे वैसे मोल्स के टर्म्स में लगा सकते हो। ठीक है, राइट, क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है कि फॉस्फीन डिकम्पोज हुआ है ना? तो फॉस्फीन डिकम्पोज हुआ है, इसका मतलब इस रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जब डिकम्पोज कोई हो रहा है इसका मतलब वो रिएक्टेंट है, बाकी चीज क्या है? प्रोडक्ट है। सो दिस मींस क्या है हमारे पास? PH3 gives P4 प्लस क्या है बेटा? 6H2, ये 4 है। अब ये क्या है बेटा? जो फॉस्फोरस होता है वो सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। और ये क्या है बेटा? गैस। तो अगर हम यहाँ से देखें बेटा, इसके यहाँ से देखें हम, ठीक है, राइट, तो ऐसे लगेगा इसका 4 वॉल्यूम में लेता हूं तो मुझे इसका 6 वॉल्यूम मिलेगा, है ना? इसके अगर 4 वॉल्यूम लेते हैं, हमने एक पढ़ा था, क्या कहते हैं, एक लॉ पढ़ा था जिसमें हमने वॉल्यूम को बोला था, लॉ क्या बोला था उसको? लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम या लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, राइट? मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद जो फोर्थ लॉ था, ठीक है, राइट, जिसको हमने गे-लुसेक्स लॉ भी कहा था। क्या लेकर बोला था? गे-लुसेक्स लॉ भी कहा था, राइट, कि अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है बेटा तो जो मोल्स का रेशो होगा वही वॉल्यूम का रेशो भी होता है। तो दिस मींस इसके 4 वॉल्यूम से इसके 6 वॉल्यूम मिलेंगे। तो इसके कितने? एक वॉल्यूम से कितना मिलेगा बेटा? 6/4 वॉल्यूम मिल गया। तो दिस मींस कितना होगा? 100 ml से कितना मिलेगा? 100 ml की बनता फॉस्फीन, तो इसके कितने मिलेंगे बेटा? 6/4 इंटू कितना? 100। ठीक है, राइट। तो कितना आएगा बेटा? ये तो 150 बना। ये 150 बन रहा है, हाँ, यस सर। तो 150 आ गया। और आपने चेंज पूछा था, आपने इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया था बच्चों? बताइए। 100। 100। तो डिफरेंस 100। कितना है? चेंज कितने का आया है बेटा? 50 का। क्या प्लस का चेंज है कि माइनस का चेंज है? ज्यादा हुआ कि कम हुआ वॉल्यूम? प्लस। तो किसका चेंज है बेटा? प्लस। ईमान समझ में आया बेटा? सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस कैसे सर। हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन था बेटा, वही जो लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम या जो गे-लुसेक्स लॉ था उसके ऊपर था। आपको मोल ही लगाना था बेटा, आपको सिंपल करना था। मोल्स ऑफ PH3, मोल्स के जगह मैं क्या लिख देता बेटा? वॉल्यूम ऑफ PH3 अपॉन 4 वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन कितना बेटा? 6। यही आता बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट? वॉल्यूम मोल्स के इक्वल करते हैं। नहीं, इक्वल नहीं करते बेटा, प्रोपोर्शनल करते हैं। रेशो सेम रहेगा बेटा, रेशो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेशो सेम रहेगा। मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ लिखता हूँ बेटा किसका? PH3 अपॉन मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ PH3 बेटा अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बेटा? H2। मोल्स को इक्वल करेंगे, मतलब रेशो को इक्वल करेंगे, मतलब वॉल्यूम को मोल्स के इक्वल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करें बेटा? क्योंकि दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है। जिस भी वेसल में रिएक्शन चल रही है उस वेसल में जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो जो इसका है वही इसका भी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ बेटा PV इज इक्वल टू NRT लगाता हूँ, आप देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। तो P/RT इज इक्वल टू क्या हो गया? N/V हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, अब प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो खुद भी एक कांस्टेंट ही हो गया। सो बचा क्या बेटा? N/V। तो N/V किसका बेटा? हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू N/V किसका बेटा? PH3। यही किया हमने यहाँ पे। तो वॉल्यूम को मोल्स के इक्वल नहीं रखेंगे बेटा, रेशो को इक्वल रख देंगे। क्या रखेंगे? रेशो को इक्वल रखेंगे। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट?
किसी को डाउट बेटा? सर इसमें एक ऑप्शन नेगेटिव में दे रखी थी, नेगेटिव कैसे दोबारा हो बोलिए, सकता दोबारा है? बोलिए, क्या बोल रहे हैं बेटा? सर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थी, एक ऑप्शन नेगेटिव दे रखी थी, तो नेगेटिव कब आता है? नेगेटिव तब आएगा बेटा जब एसोसिएशन होगा दिव्यांशी। ये डिसोसिएशन हो रहा है बेटा। अगर इसी का मैं ऐसे कर देता ना, इसका उल्टा कर देता, इसमें क्या होता है 6 मोल से आपके 4 मोल बन रहे थे, तो इस बार वॉल्यूम क्या होता, अगर वो ये रिएक्शन देता और फिर आपसे पूछता कि कितना चेंज होता तो नेगेटिव आ जाता है। तो जब कभी भी डिकम्पोजिशन होगा बेटा, तो डिकम्पोजिशन से वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई चीज डिकम्पोज कर रही है, टूट रही है, ठीक है ना, 1 से 2 बन रहे हैं, तो 1 से 2 बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से 1 बन रहा है बेटा तो एसोसिएशन हो जाएगा। एसोसिएशन के केस में नेगेटिव आएगा दिव्यांशी। ओके सर। क्लियर बेटा? और कोई डाउट किसी को बेटा? और कोई डाउट? रिद्धि और कुछ पूछना चाहते हो बेटा? हाँ जी बेटा बोलिए। टेस्ट का 15th क्वेश्चन बता दो एक बार। ओके बेटा, सभी एक मिनट देखिए। कौन सा बेटा? 15 था। ओके, तो 15th में क्या था बेटा? 15 में बोला हुआ है क्या? 15 में इक्वल वेट ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, और जो बन रहा है वो बन रहा है हमें x2 y3 बन रहा है। x प्लस वाई गिव्स x2 y3 कंपाउंड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख दिया 2 और यहाँ कितना लिख दिया बेटा 3। अब इक्वल वेट है बेटा, क्या गिवन है? इक्वल वेट। लेट्स सपोज वेट हम मान लेते हैं W बेटा। कितना मान लेते हैं? W। या W ना मान के कुछ और मान लो, जिसमें कोई हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं 100, इसके भी 100 हो, दोनों का वेट 100 हो गया, ठीक है। या 100 की जगह 1 मान लो, 1 हो गया। अब मोल्स कैलकुलेट करने छवि, तो क्या है बेटा, वेट 1 है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है बेटा? A का 36। कितना है बेटा A का? 36 36। और ये कितना हो गया बेटा? 24 24। हाँ, तो ये मोल्स आ गए बेटा। मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा? कोफिशिएंट 2 अपॉन कोफिशिएंट कितना बेटा? 3। तो ये कितना हो गया? 72। और ये कितना हो गया बेटा? ये भी 72 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, ये दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन था x इज लिमिटिंग एजेंट, नहीं। y इज लिमिटिंग एजेंट, नहीं। दोनों लिमिटिंग एजेंट है, इसका मतलब रिएक्शन के बाद कुछ भी बचेगा नहीं, तो सी आंसर आ जाएगा बेटा। छवि क्लियर है बेटा? छवि क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। एनीथिंग बेटा? कोई और कुछ पूछना चाहता है? जो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे या जो कंसंट्रेशन के थे बेटा, वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, हम कल डिस्कस सर जो करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है अच्छा, वो एक बार बताना, ठीक हुआ है, नहीं। ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि 20 ग्राम आपको गिवन है, किसमें 20 ग्राम आपको कैल्शियम गिवन था, और पूछा था कि उसके नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल है बेटा। तो कभी भी जब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट द मोल्स बेटा। मोल मोल्स कैलकुलेट कर, तो 20 अपॉन कितना बेटा? 40। सो कितना हो गया बेटा? ये 1 बाय कितना हो गया? 2। और एटम्स कितने हो गए बेटा? Na/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए Na से, तो Na/2। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन था 24 ग्राम, तो 24 अपॉन 24, तो इसके कितने हो गए? 1 मोल्स हो गए। तो ये तो इसके बराबर आया नहीं बेटा, 1 के बराबर, इसका तो हाफ था। दूसरा था बेटा कितना? 12 ग्राम, तो 12 अपॉन 12 कितना बेटा? यहाँ भी कितना हो गया? 1 मोल, तो ये भी नहीं हुआ। फिर 8 ग्राम बेटा, 8 अपॉन कितना बेटा? 32। क्यों 32? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, ऑक्सीजन गैस लिखी हुई है, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब तो होता है बेटा O2। क्या होता है? O2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना है, O2, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कितना? 8/32, तो ये कितना हो गया बेटा? 1/4। लेकिन इसने एटम्स पूछा था बेटा,
एटम से आपको एटॉमिसिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, तो इंटू 2 इंटू एन है बेटा। तो आंसर कितना हो गया, 1/2 एन है। तो ये इससे मैच कर गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। डी भी देख लेते हैं। डी बोला है कि वेट कितना होगा, 16 ग्राम गिवन था, और आपसे पूछा था ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के एटम का मतलब 16, तो 16/16 कितना हो गया, 1। तो हिमांश राइट आंसर क्या है बेटा, राइट आंसर है सी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस सर। ठीक है राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक बार 7th क्वेश्चन करा दो, मेरा तो सी आ रहा था। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में क्या था बेटा कि इंपेरिकल फॉर्मूला, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिवन था CH2O। क्या गिवन था बेटा, CH2 गिवन था, CH2O, ये इंपेरिकल फॉर्मूला था। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन 12 प्लस 2 कितना बेटा, 16। तो कितना हो गया बेटा, ये 30 हो गया। क्लियर है बेटा, 30 हो गया। तो और हमें n की जो पता है बेटा, n हमने बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितना बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये आपको गिवन था कितना बेटा, 120, और ये कितना गिवन था, 30। तो 120 और 30 कितना हो गया बेटा, 4। ठीक है सर, ओके। सो दिस मीन्स क्या हो गया बेटा, CH2O को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 4 से। 4। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस सर। राइट, ठीक है। किसी को और कुछ Excuse पूछना? me, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। सर O कब लेता है और O2 कब लेता है? O कब लेते हैं और O2 बेटा, जब कभी भी बेटा क्या हो, सिर्फ ऐसे वर्ड बोला हो रिद्धि या बाकी बच्चों को ध्यान देना कि जब ऐसे बोला हो कि सिर्फ ऐसे बोला है कि ऑक्सीजन वर्ड बोला है उसने, सिर्फ क्या बोला है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब आपको O2 ही लेना है। क्या लेना है, O2। जब वो अगर आपको O लेने को बोलेगा तो साथ में वर्ड यूज करेगा ऑक्सीजन एटम। क्या बोलेगा, ऑक्सीजन एटम। जैसे ऐसे बोले कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे O लेंगे कि O2 लेंगे, O तो एग्जिस्ट करती नहीं है, एग्जिस्ट क्या करता है, O2 एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा वो ऐसे बोलेगा कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या कार्बन रिएक्ट्स विद एयर। अब एयर में क्या, ऑक्सीजन, और वो क्या है, O2। तो जब कभी भी ऑक्सीजन वर्ड यूज करेगा, नाइट्रोजन वर्ड यूज करेगा, हाइड्रोजन वर्ड यूज करेगा, या क्लोरीन वर्ड यूज करेगा, तो ये सब क्या करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको अपने आप ही लेना है O2 N2 Cl2 H2 अपने आप। लेकिन जब क्या होगा, जब वो ऐसे वो बोलेगा ऑक्सीजन O लेना है, तो साथ में एटम यूज करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑक्सीजन एटम लिखा था, नहीं ऐसे सिर्फ वैसे बोलेगा ऑक्सीजन एटम बोलेगा, क्या बोलेगा, ऑक्सीजन एटम वर्ड यूज करेगा, ठीक है राइट। अदरवाइज सिंपल सीधे सीधे क्या बोलेगा, आगे जाके हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे ऑक्सीजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे तो इसने बोल दिया ऑक्सीजन गैस बोल दिया था, बट जब हम आगे केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो वो गैस भी नहीं लगाएगा, वो सीधे बोलेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है बस। तो हम समझ जाएंगे, हम क्वेरी कह देंगे कि इसका मतलब क्या है बेटा, O2 है। क्लियर है रिद्धि, क्लियर है बेटा, क्या है इसका मतलब, Yes, sir. ठीक है। सर एटॉमिसिटी से कब मल्टीप्लाई करते हैं? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई बेटा तब करेंगे जब आपके पास क्या होगा, जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 124 ग्राम P4 था, ठीक है ना, बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या करना है, पहले आप मोल्स निकाल दीजिए। तो 124 इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना आएगा, 124, क्योंकि 31 × 4। तो मोल्स कितने आ गए बेटा, 1 आ गए। अब क्या है, जब यहाँ पे एक से ज्यादा एटम होंगे बेटा, तो आपको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना, तो इनटू क्या कर देंगे, 4, तो ये 4 आएगा और एन लगा देंगे। जैसे अगर ऐसे था, देखिए यहाँ जैसे ऐसे था CH4, CH4 का हमें ऐसे गिवन था 8 ग्राम गिवन था CH4, और बोले कि बताइए कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम, 8 ग्राम। तो पहले मोल्स कैलकुलेट कर लें। तो 8/16 कितना हो गया बेटा, 1/2। अब पूछा था कार्बन एटम बताइए, तो कार्बन कितने इसमें, एक, तो आपको एक से मल्टीप्लाई कर देना, इनटू Na कर देना, ये कार्बन आ गया। यही बच्चे अगर हाइड्रोजन से पूछता
तो कितना होता 1/2 इंटू कितना बेटा 4 इंटू कितना Na, ये हाइड्रोजन आता। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है बेटा, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना जब आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है राइट, तो आपको उसकी क्या कर देना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, कितने होंगे। ओके 12th कौन सा बेटा, टेस्ट का 12। ओके सर हाँ जी बेटा बोलिए। जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मतलब जो हाँ। उसके फॉर्मूला है उसको याद करना है। नहीं बेटा याद नहीं करने आपको, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। आप क्या करिए, क्वेश्चन करिए बस बेटा। हाँ एक दो बार फॉर्मूले देखिए, लिख के देखिए, एक दो बार याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे अपने आप याद होते चले जाएंगे बेटा। तो अलग से आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। सर ये नहीं पता चलता कि कब लीटर लेना है कब मिलीलीटर। मतलब समझा नहीं, कब लीटर लेना है, जैसे किस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा हो तो आप बताइए, तो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा लगा हो। अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन है बेटा तो लीटर में रहने दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम एमएल में गिवन है तो एमएल में रहने दीजिए। आपको तो क्या दोनों का फॉर्मूला बता रखा मैंने, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब एमएल में होगा, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो लीटर में होगा बेटा। भूमि बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में मिसप्रिंट था बेटा, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो इसीलिए उसको नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो शायद वहां पे वो गिवन नहीं था कि बी के कितने मोल्स हैं बेटा, बट उससे बिल्कुल बोनस था वो, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूं मैं। हमारे पास था 2p प्लस क्यू बेटा, क्या था r, ठीक है। सिंस बेटा कि आप लेट आए थे भूमि, तो आपको पता नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हो बता रहा हूं मैं। जो रिएक्शन आपको गिवन है, रिएक्शन को आप बैलेंस करना है। फिर आपको क्या था बेटा, मोल्स गिवन थे, इसके कितने गिवन थे, p के 8 और इसके कितने बेटा 5। तो क्या है, मोल्स गिवन है आपको, मोल्स से क्या कर देना बेटा, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। इसके कितने बेटा 2 और इसके कितने बेटा 1। तो ये वैल्यू जो सॉल्व करेंगे, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। तो भूमिक जो वैल्यू छोटी आएगी बेटा, हाँ जो वैल्यू छोटी आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 की वैल्यू छोटी है, दिस मींस p हमारा क्या बना बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बना। p क्या बना, लिमिटिंग रिएजेंट बना। अब p डिसाइड करेगा बेटा कि हमारा r कितना बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है बेटा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब आपको मोल कॉन्सेप्ट लगा देना, मोल्स इक्वल कर देना किसके, लिमिटिंग रिएजेंट के और प्रोडक्ट के, जो आपको कैलकुलेट करना है। क्या बताया था मैंने, आप मोल्स लिखिए बेटा पी के डिवाइड बाय कोफिशिएंट, इसके कितने बेटा 2, इसके मोल्स कितने आर के अपॉन कोफिशिएंट कितना बेटा 1, और इसके मोल्स कितने गिवन थे बेटा 8। 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आर अपॉन 1। सो मोल्स ऑफ आर कितने आ गए बेटा 4। ओके सर। भूमि क्लियर है बेटा, भूमि क्लियर है कैसे किया हमने। यस सर। कोई डाउट है तो पूछना बेटा, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या करना है, मोल्स गिवन है बेटा, मोल्स गिवन है तो उसको आपको क्या करना है, मोल से डिवाइड कर देना, राइट। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। चलिए बेटा, हाँ तो कल डिस्कस करेंगे बेटा बाकी के क्वेश्चन, ठीक है राइट। कल मुझे याद दिला देना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है राइट। प्रांजल बेटा कल डिस्कस करते हैं बेटा, हाँ जो बचे हुए हैं, तो हम आज का थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है राइट। क्लियर है, कल मुझे याद दिला देना, तो बाकी क्वेश्चन बेटा कल डिस्कस करेंगे। हाँ एक जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है राइट। क्वेश्चन नंबर 16 था बेटा, क्या था, CaOH होल्ड ट्वाइस, ठीक है राइट, या H2SO4 था बेटा। H2SO4 की रिएक्शन थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। हमें जब रिएक्शन को जब लिखेंगे बेटा, ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट प्लस क्या मिलने वाला है, वाटर। ये एसिड, ये बेस, राइट, ठीक है। तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या मिलेगा बेटा, वाटर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ कितना लगा दें, 2 लगा दें। अब देखते हैं बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन कितने बेटा 2,
और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, बाकी बैलेंस है बेटा। ठीक है राइट, क्लियर। अब क्या 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 कहा था उन्होंने 16 क्वेश्चन में कि 0.5 मोल्स ऑफ इसके और इसके कितने बेटा 0.2 मोल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कितने बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ये बताना है या मैक्सिमम मोल्स बताना है इसके। ठीक है राइट। सो दिस मींस क्या है, क्वेश्चन किसका होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट का हो गया, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है और दोनों की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है बेटा। तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, कोफिशिएंट से 1, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया 1। अब ये तो क्या हुआ, छोटा कौन सा है, ये छोटी वैल्यू है। दिस मींस लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ हमारा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दिस मींस मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस अपॉन 1 मोल्स ऑफ CaSO4 अपॉन 1, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स इक्वल कर दिए प्रोडक्ट के। दिस मींस इसके मोल्स कितने बेटा 0.2, तो मोल्स ऑफ CaSO4 के भी कितने आएंगे बेटा 0.2 आएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है, करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है बेटा राइट। यस तो जो भी 1-2 क्वेश्चन और है बेटा कल ट्रैक कल करते हैं हम उसको, सो दैट हम कल खत्म कर लेंगे जो भी हमारा डिस्कशन है चैप्टर का, वो सॉरी टेस्ट का। ठीक है बेटा, तो कल हमने कहाँ पे खत्म किया था बेटा, हमने वो लिख लिया था पार्टिकल नेचर का हेडिंग लिख लिया था हमने। यस सर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कर वो लिख लिया था हमने डुअल नेचर, और वो लिख लिया था बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और वो हेडिंग लिख लिया था हमने है ना। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा हेडिंग लिखेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेटा, क्या लिखेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा और फिर इसको मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। देखिए क्या था, ठीक है राइट। पहली बात ब्लैक बॉडी क्या होता है, सो दैट क्योंकि हेडिंग ही क्या है बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, थ्योरी या इसको वैसे ही बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सारी की सारी रेडिएशन, ठीक है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी वेवलेंथ की, या तो वो एमिट करता हो या एब्जॉर्ब करता हो, उसको क्या कहेंगे ब्लैक बॉडी, उसको क्या कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलेंगे, सॉरी ब्लैक बॉडी। तो लिखेंगे ब्लैक बॉडी क्या है बेटा, द बॉडी विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स, लिखेंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है, द बॉडी, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, द बॉडी विच एमिट और एब्जॉर्ब्स light of all frequencies, emit or absorbs light of all frequencies। रिपीट कर रहा हूं बेटा, लिखेंगे the body which emit or absorbs, the body which emit or absorbs the frequencies of all which absorbs or emit the light of all frequencies or wavelength, is called as ब्लैक बॉडी बेटा। क्या कहते हैं उसको, ब्लैक बॉडी। मतलब क्या है, अगर कोई यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, तो अगर इस पे मैं लाइट फेंक रहा हूँ, लाइट λ1 वेवलेंथ का, एक ही λ2, एक को λ3, एक ही λ4, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। या इसको अगर एमिट करना है तो ये सारी की सारी वेवलेंथ जो है, सारी की सारी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एमिट भी करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसके अंदर रह जाए, नहीं, ये ऑल पॉसिबल, जितनी पॉसिबल वेवलेंथ को एमिट करेगा, इसके बाद जो फॉल करेगी या क्या करेगी, इसके ऊपर जो एब्जॉर्ब होगा तो सारी की सारी एब्जॉर्ब भी कर लेगी। देखिए कोई एग्जांपल अगर मैं कहूं बेटा, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई भी नहीं होती, देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी बनाई जाती है परफेक्ट, ठीक है, बट एक्चुअल में अगर कोई कहे कि देयर इज एनी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कि जो सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता हो लाइट को, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि मैं बताऊं आपको कि कैसे बनाते हैं, तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें होगा। आप ऐसे सोचिए, थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। एक मैंने ऐसे बाउल ले लिया, ऐसे एक मैंने ऐसे बाउल ले लिया और अंदर इसमें कार्बन ब्लैक की कोटिंग कर दी, कुछ काले रंग से क्या कर दी, कोटिंग कर दी, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट।
अब आप समझिए क्या हुआ, मैंने बहुत स्मॉल सा टाइनी होल है इसके अंदर, अब जब लाइट इसके अंदर एंटर करी तो यहाँ स्ट्राइक करी, अब यहाँ करी तो इसके बाद क्या होगा, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, तो हर बार क्या होगी, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई कि नहीं होगी, इसके अंदर बाहर नहीं निकली, ये कंप्लीटली क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इस बॉडी को परफेक्टली क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। तो अदरवाइज वैसे कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती जो सारी की सारी रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे या इमिट करे। ब्लैक होल कह सकते हैं बेटा उसमें, बट एक्चुअल में कि ब्लैक होल की डेफिनेशन और भी वाइड है एज कंपेयर टू सिर्फ ब्लैक बॉडी, जैसे वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो क्या करता है, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है, ठीक है, राइट, एब्जॉर्ब भी करता है। हाँ, तो ब्लैक बॉडी वो है बेटा जो एमिट भी करता हो और एब्जॉर्ब भी करता हो, दोनों एंड आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो ब्लैक बॉडी क्या होगा, विच एब्जॉर्ब्स, और क्या होगा बेटा, एमिट, और ये है लाइट ना, कभी एंड बाहर नहीं जाएगी, क्या कह रहे हैं बेटा, ये लाइट कभी बाहर नहीं ये जाएगी। लाइट बाहर नहीं जाएगी बेटा, आपने इतना स्मॉल होल किया हुआ है कि लाइट बाहर नहीं जाएगी बेटा, सारी की सारी लाइट अंदर ही रहेगी। डायमंड की तरह। हाँ जी बेटा, आप ऐसे कह सकते हो। तो ओके यूजली जो सर। परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो बनाई जाती है, ऐसे करते हैं, उसमें छोटा सा होल होता है, टाइनी होल होता है, और ऐसे तो जैसी लाइट एंटर करती है वो ऐसे ऐसे करके टकरा के अंदर ही रह जाती है, ठीक है। अदरवाइज परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होती है, बट यहाँ हमारे लिए, ठीक है, एमिट भी ये होगा कि जो 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 आप इतनी क्या कर दें, कोई चीज जैसे कोई मतलब क्या करें, जैसे कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट रख लें, तो ब्राइट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो सारी की सारी क्या कर देगा, एमिट कर देगा, ऐसे व्हाइट बॉडी ऐसा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब बेटा, यूजली क्या होता है, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, हॉट बॉडी होगी कोई, आपने गर्म कर दिया, तो गर्म करने वाली बॉडी एमिट करती कि एब्जॉर्ब करती है लाइट, क्या बोलेंगे, एमिट करती कि एब्जॉर्ब करती है, एमिट करती है, तभी तो कलर दिखाई दे रहा है ना हमें। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक आयरन का बार है, तो इसमें इसलिए कलर क्या होगा, इसका ग्रे कलर होगा। अब जब आप इसको हीट देंगे बेटा, जब आप इसको गर्म कर रहे हैं, तभी हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इनिशियली जब आप इसको हीट कर रहे हैं तब ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस सारी की सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब मौका मिलेगा इसको क्या करने के लिए, एमिट करने के लिए, तो ये सारी की सारी वेवलेंथ जो इसने एब्जॉर्ब करी है उसको क्या कर देगा, एमिट भी कर देगा। सो दैट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और एमिट और एब्जॉर्ब कब करता है, अगर कोई बॉडी कोल्ड है, ठंडी है, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अगर कोई बॉडी क्या है, हॉट है, तो क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी हमारे लिए कोई भी एक आयरन का बार है, वो हमारे लिए ब्लैक बॉडी है, तो वी एज्यूम इट एज एन इट इज एन ब्लैक बॉडी, बट परफेक्टली जो ब्लैक बॉडी होती है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अगर ठंडा हो, कोल्ड हो बेटा, अगर वो क्या है, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अगर क्या है, हॉट है, तो लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। तो जितनी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट उसने एब्जॉर्ब करी होगी, किस कंडीशन पे, कोल्ड कंडीशन पे, लेट्स सपोज कोल्ड कंडीशन पे इसने लाइट एब्जॉर्ब करी λ1, λ2, λ3 और λ4, ऐसी जब हॉट होगा ये, तो ये सारी की सारी जो वेवलेंथ है, जो λ1, λ2, λ3, λ4 भी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि यहाँ पे λ2 मिसिंग ना। तो आई थिंक यू गॉट द डेफिनेशन बेटा, क्या होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द वेवलेंथ एंड एमिट ऑल द वेवलेंथ। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अगर क्या है, ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा है, if object is cold then it will absorb, and if object is hot then it will emit. क्लियर है एक बेटा, बार डेफिनेशन दोबारा रिपीट करना। डेफिनेशन दोबारा लिखवा देंगे बेटा, ठीक है, राइट। तो डेफिनेशन थी बेटा कि ऑब्जेक्ट which the object which emit or absorb all the wavelength, sorry, which emit or absorbs light of all the wavelength, which emit or absorbs light of all the wavelength
light of all the wavelength or frequency is called as क्या बेटा, ब्लैक बॉडी. इसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी. और एमिट कब करेगा, जब वो हॉट होगा तो एमिट करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो कोल्ड होगा तो एब्जॉर्ब. ठीक है. और कल की क्लास में मैंने जब खत्म किया था तो मैंने बताया था बेटा पार्टिकल और वेव का यही फर्क होता है. वेव क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, लेकिन पार्टिकल क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर का होता है, डिसकंटिन्यू नेचर का होता है. तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने इसको प्रूव करने के लिए कि इसमें पार्टिकल नेचर है कि नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, उन्होंने क्या करा, एक जो आयरन रॉड है या आयरन का बार है जिसको उन्होंने क्या बोला, ब्लैक बॉडी. क्या बोला, ब्लैक बॉडी. इन्होंने क्या करा, इसको हीट करना शुरू किया. क्या करना, हीट करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया. अब गर्म करना शुरू किया, इसका मतलब ये क्या करेगा, वेवलेंथ को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा हो. ठीक है, राइट. तो कभी अगर आप देखें बेटा, कभी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, इसको लोहे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे रेड कलर में चेंज हो जाता है. क्या होता है, रेड में. या पहले ऑरेंज में होगा, ऑरेंज से क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा. थोड़ा अगर आपने और हीट करें, अगर कभी आपने देखा है जो आयरन, जो सरिया होता है जिससे घर बनता है, किस कलर का निकलता है वो, किसी ने ऐसे पिक्चर या वीडियो में देखा है किस कलर का निकलता है वो, बिल्कुल व्हाइट कलर का बेटा, बिल्कुल व्हाइट, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट. तो जब अगर आप बनते देखेंगे ना उसको तो बिल्कुल व्हाइट निकलता है. तो अगर आप इसको और थोड़ा गर्म कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा. और थोड़ा और गर्म कर दे बेटा तो आखिरी में इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर. क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा. मेल्ट नहीं कर रहे हैं हम उसको, अभी हम गर्म ही कर रहे हैं. अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस है तो हमने पहले ही ब्लू कलर आ जाएगा उसको, व्हाइट कलर पहले ही आ जाएगा. ठीक है. रेड कलर का भी मेल्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने मेटल कौन सा लिया हुआ है ना. ठीक है ना, राइट. अगर आप फाइनली करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज. ठीक है, राइट. तो कहने का ये मतलब है बेटा, तो इससे उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्या प्लैंक ने क्या करा, एक आयरन बार को हीट किया. हीट करने पे पहले उसका कलर रेड हुआ, थोड़ा और हीट किया तो व्हाइट हो गया, थोड़ा और हीट किया तो ब्लू हो गया. अब ये उसने बोला कि ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, पार्टिकल, जब ये क्या हो, वेव का क्या हो, पार्टिकल नेचर. क्योंकि यहाँ पे जो वेव है वो डिसकंटिन्यू निकल रही है, कंटिन्यूस नहीं निकल रही. कंटिन्यूस अगर निकलती, सो अगर कंटिन्यूस होता तो इसका कलर थ्रू आउट क्या हो रहा होता, रेड होता. एक ही वेवलेंथ निकल रही होती. या थ्रू आउट निकल रहा होता तो क्या निकल रहा होता, ब्लू निकल रहा. व्हाइट इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस निकल रही है, तभी आपको व्हाइट मिल रहा. कुछ आपको रेड मिल रहा होगा, कुछ येलो, कुछ ग्रीन ऐसे मिल रहा होगा, तब जाके आपको व्हाइट मिल. सो दिस मीन्स क्या है, यहाँ पे एक रेडिएशन क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की निकल रही है. ठीक है ना, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिसकंटिन्यू. तो इसने बोला, तो प्लैंक ने बोला ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या हो, पार्टिकल नेचर हो. वेव नेचर तो है ही है, बट उसके साथ में पार्टिकल नेचर अगर होगा तभी ये डिसकंटिन्यू निकल रही है. अदरवाइज क्या होता, अगर हम हीट करते थ्रू आउट क्या होता, हमें सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ दिख रही हो. सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट. क्या बोला था प्लैंक ने, एक्सपेरिमेंट किया था जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो लिखेंगे बेटा इसके बारे में, लिखेंगे प्लैंक स्टडीड, लिखेंगे बेटा प्लैंक स्टडीड द रेडिएशन, प्लैंक स्टडीड द रेडिएशन emitted by, Planck studied the radiation emitted by black body, and find some observation, which is known as प्लैंक क्वांटम थ्योरी. इसको क्या कहते हैं बेटा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, which is known as प्लैंक क्वांटम थ्योरी. सर एक बार फाइंड सम के बाद रिपीट करना.
हाँ जी बेटा, पार्टिकल रेडिएशन नहीं, रेडिएशन को हम पार्टिकल के नाम से नहीं बोलेंगे, रेडिएशन को सिर्फ रेडिएशन के नाम से, ठीक है, राइट, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे, तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेटा, लिखेंगे प्लैंक सजेस्टेड दैट, प्लैंक सजेस्टेड that radiation emitted or absorbed, Planck suggested that radiation emitted or absorbed by black body, Planck suggested that radiation एक emitted, बार रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं बेटा, Planck suggested that radiation emitted or absorbed by black body is not continuous, but in discrete, ब्रैकेट में डिसकंटिन्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, but in discrete or discontinuous, discrete or discontinuous manner बेटा क्या है, radiation emitted or absorbed by black body is not continuous but in discrete manner बेटा, डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यू, ठीक है। ऐसा इसलिए बेटा पॉसिबल क्योंकि क्या है, जब आपके पास, जब मैंने केवल बताया था आपके पास क्या है, अभी इस पॉइंट के बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। जब अगला पॉइंट जिसने बोला, ठीक है, भूमिक मैंने लिख दिया बेटा, अभी इफ इट इज विजिबल टू यू बेटा, भूमिक अभी विजिबल है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे सेकंड पॉइंट, रेडिएशन, सेकंड पॉइंट, रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब, रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब is in form of small packet, called as quantum, क्या बोला इसको, क्वांटम, इसका मतलब बता रहा हूं बेटा, ठीक है, क्वांटम। देखिए क्या है, हाँ इसका मतलब ये है बेटा, ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, जो इसने कंक्लूड किया प्लैंक ने वो क्या किया। लेट्स सपोज क्या है बेटा, हमारे पास ये कोई सरफेस है, लेट्स सपोज यही सरफेस है, बोर्ड ही है फॉर एग्जांपल। अब जो लाइट आ रही है बेटा सन से, हमने पहले बोला उसका वेव नेचर ऐसे आ रही है या ऐसे स्ट्राइक, ठीक है, राइट। तो ये जो थ्योरी थी वेव नेचर की, वो हमने पहले बोला इंटरफेरेंस और किसकी वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, कि उसका वेव नेचर, ठीक है, राइट। या बहुत सारे साइंटिस्टों ने पहले बोला था कि वेव नेचर का है, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने पहले बोला था, कुछ साइंटिस्ट ने सबसे पहले बोला पार्टिकल है, जैसे न्यूटन थे, न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, बट बाद में क्या हुआ, वो गलत प्रूव हो गए। फिर कुछ साइंटिस्टों ने बोला नहीं, लाइट किस फॉर्म में आ रही, वेव नेचर में आ रही, बट बाद में जब प्लैंक आए तो उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया और एक नई थ्योरी दी कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। तो वेव नेचर तो हमें दिख रहा है, अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है बेटा, ये जो लाइट आ रही है इसमें आप ऐसे सोचिए कि स्मॉल ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल है, पैकेट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स, ऐसे छोटे छोटे, और ये जो पैकेट है बेटा, ये छोटे छोटे जो पैकेट हैं, ये ऐसे कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, एक के बाद क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। और ये जो पैकेट है बेटा, ये कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, वेव के फॉर्म। तो जो लाइट है, ये जो वेव नेचर है, इसमें आप समझिए कि एक पैकेट ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे। तो ये क्या है, जो लाइट आ रही है इसमें पैकेट है, स्मॉल पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, जो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं,
वेव के फॉर्म में ट्रेवल। इसीलिए क्या है, इसका डुअल नेचर है। एक तो इसके पैकेट से एनर्जी, पैकेट से जिसको उसने बोला क्या, पार्टिकल, और लाइट के उस पार्टिकल को नाम क्या दिया, एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया, क्वांटम। क्या नाम दिया, क्वांटम। या फिर आपने नाम सुना फोटॉन, सुना आपने फोटॉन्स, हैव यू हर्ड अबाउट फोटॉन्स? तो अगर मैं लाइट की बात करता हूँ, जो लाइट किसकी, जो आपको अर्थ वहां से आ रही, सन से आ रही है, तो लाइट के जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ये जो बोला हमने स्मॉल पैकेट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। मैं लिखवा दूंगा उसको। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो लाइट है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या एनर्जी पैकेट्स है, जो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है बेटा, वेव के फॉर्म में आ रहा है। तो उसका वेव नेचर भी है और क्या है, पार्टिकल नेचर भी, और इसीलिए डिस्क्रीट फॉर्म में निकल रही है बेटा। कभी एक पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो कुछ वेवलेंथ आ रही होगी, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूस होता तो हमें क्या हो रहा था, एक ही पार्टिकल, क्या होगा, आप हीट कर रहे हो एक्चुअल में, राइट? तो हीट कर रहे हो, अब क्या, हीट करने से क्या होगा, पहले कुछ वेवलेंथ निकली, रेड कलर की वेवलेंथ निकली λ1, ठीक है? तो ये पार्टिकल में कुछ क्या होगा, वाइब्रेट किया होगा एक पार्टिकल, तब जाके λ1 निकला होगा। फिर आपने हीट किया तो कोई दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट किया होगा, तो आपको क्या दिखा होगा, ब्लू कलर दिखा होगा। पार्टिकल्स अलग अलग, ठीक है, राइट? सारे पार्टिकल्स अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, राइट? तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसमें, किसमें होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल की एनर्जी होगी, हर पार्टिकल की क्या होगी, एनर्जी होगी। अब वो इसीलिए तो बेटा, इसीलिए तो डुअल नेचर कह रहे हैं कि वो क्या है, उसी फॉर्म में ट्रेवल कर, ठीक है ना, यही उसका नेचर है बेटा, इसीलिए डुअल नेचर बोल रहे हैं। अगर हम ऐसे कहते कि अलग अलग करेगा तो या तो पार्टिकल होगा या तो वेव भी होगा, इसीलिए हम डुअल नेचर बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा कि इसका क्या कंक्लूजन है, रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है ना, कॉल्ड एज क्या बेटा, क्वांटम। यस, स्मॉल, यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी पैकेट्स, क्या लिख देंगे, एनर्जी पैकेट्स। तो मेक इट एनर्जी पैकेट, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि जो आप पत्थर फेंकते हो और ये जो एनर्जी पैकेट है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है ना, उसमें फर्क ये है, जो आप स्टोन फेंकते हो उसका कुछ सिग्निफिकेंट मास है, इसका मास क्या है, नेग्लेजिबल, ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ क्लियर है, राइट? बस यही फर्क है, और कोई ज्यादा फर्क। क्लियर है बेटा, राइट? ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट? तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे लाइन लिखेंगे बेटा, इन केस ऑफ, लिखेंगे इन केस ऑफ लाइट, in case of light, quantum, in case of light, quantum is called as photon, is called as photon, is called as photon। अब जिसने दुनिया बदल दी बेटा, वही क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो प्लैंक ने कंक्लूड किया। उसने क्या कंक्लूड किया, जैसे मैंने उस दिन बताया था और आपने आंसर दिया था, मैंने बोला था कि रेड हॉट ऑब्जेक्ट पे ज्यादा एनर्जी है कि ब्लू हॉट ऑब्जेक्ट पे ज्यादा एनर्जी है। तो क्या बोला था हमने, आंसर किस पे है, ब्लू हॉट ऑब्जेक्ट पे क्या है, ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू रेड हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे जो गैस बर्न होती है, गैस का कलर क्या होता है, जो बर्न होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो जो ब्लू कलर की जो गैस है, इट हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू क्या बेटा, जो रेड बर्न हो रही है, ठीक है, राइट? सो दिस मीन्स उसने कंक्लूड किया, पहले ऐसे माना जाता था, ठीक है ना, राइट? दो तरीके की फिजिक्स है बेटा, हाँ, एक क्लासिकल और एक क्वांटम, जो आप पढ़ोगे। तो क्लासिकल आजकल अभी आप पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, क्वांटम आप हायर पढ़ोगे। तो ये पहले ये माना जाता था कि जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस रेड की सबसे ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बट ये लेटर क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। प्लैंक ने क्या बोला कि जो एनर्जी है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट, जो एनर्जी है लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो लिखेंगे प्लैंक ने क्या बोला, जो एनर्जी है, ठीक है ना, राइट, एनर्जी ऑफ ईएमआर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, राइट, या जो क्वांटम है जो आप बोल रहे हैं, जो एनर्जी पैकेट बोल रहे हैं, ये क्या है, ई लिख लेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन बेटा, और फोटोन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना, राइट?
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो किसके बेटा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी बेटा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, आज से हम यही कहेंगे। और हमने कल लिखा था बेटा विद योर, ठीक है राइट। और इधर से जब हम इधर जा रहे थे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही थी बेटा, डिक्रीज कर रही थी, ठीक है। और वेवलेंथ क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब क्या है, जो रेड लाइट है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसमें उसकी एनर्जी कम है, और जो ब्लू लाइट है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ वायलेट किसमें ज्यादा होगी, बट क्या होगा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते आगे जाके, क्योंकि इंडिगो ब्लू वायलेट क्या होते हैं, एक जैसे ही कलर से। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो आज से हम इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे जो ज्यादा ब्राइट लाइट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, नहीं। रेड हॉट ऑब्जेक्ट हैज लेस एनर्जी एज कंपेयर टू ब्लू हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है राइट, क्लियर है। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ई को जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, जो प्लैंक के नाम पे ये एच इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एच न्यू। तो E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एच न्यू के बराबर है, वेयर एच जो है इट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है बच्चों, एच इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.628 इंटू 10⁻⁻34 जूल। क्या है, 6.628 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड बेटा, क्या है, जूल सेकंड बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए क्या है बेटा, कोई भी कांस्टेंट को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना राइट। मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं हम इसको, किसके लिए, इसको कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए, राइट, ठीक है। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये कांस्टेंट कैसे आता है, बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे आपके जब हम करेंगे, है ना, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कांस्टेंट आते ही जाएंगे। कांस्टेंट करने का बेटा एक सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, एक ग्राफ प्लॉट करो ई का और फ्रीक्वेंसी का, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहो और एनर्जी कैलकुलेट करते रहो, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएगी। एक्स E1 की किस पे, V1 पे, E2 की किस पे, U2 पे, E3 की किस पे, U3 ऐसे, और आप ग्राफ प्लॉट कर दो। लेट्स सपोज ग्राफ आपने प्लॉट किया, ऐसे कुछ आ गया, कि आगे ऐसे आगे। आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो इस ग्राफ का आपको क्या निकालना होता है, आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स वो पता है, मैं स्लोप क्या निकालते हैं, स्लोप। आपको सुना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोगों ने, हैव यू हर्ड अबाउट यस सर, Yes, sir. Yes, sir. बेटा, हाँ mx plus c। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सी है स्लोप है बेटा, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। तो यही तो क्या है, अगर यहाँ सी में 0 कर दूं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, mx। तो इसे अगर इक्वेट कर दें तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, h इंटू न्यू। तो m किसके बराबर हो गया, m के बराबर। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, लाइन कांस्टेंट के बराबर। तो स्लोप निकाल देंगे ना, वैल्यू बहुत छोटी है बेटा, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, मैथमेटिक्स से ही करते हैं, जब भी कांस्टेंट डिराइव करते हैं तो ऐसे ही निकाला पहले। क्लियर, मैथमेटिक्स हम पढ़ते क्यों है बेटा, ठीक है ना। डू यू नो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता, एनीबॉडी नोज इट। क्या आपको पता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता बेटा, क्यों सर? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी फनी सी भी है, ठीक है राइट। बता दो। जानते हैं नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, क्या किसने 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 किया था नोबेल प्राइज, नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। हु इज अल्फ्रेड नोबेल बच्चों, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का। किसका किया था, डायनामाइट का। उनके फादर क्या करते थे, डायनामाइट बेचते थे माइंस में, इसके क्या कहते हैं, नोबल के, अल्फ्रेड नोबल के, राइट, ठीक है ना। तो वो जो बेचते थे तो क्या हुआ कि वो इतना डेंजरस था कि डायनामाइट फट जाता था, लोग मर जाते थे। तो उन्होंने क्या करा, डायनामाइट पहले से इन्वेंटेड था बट उन्होंने उसको क्या करा, मोर सेफ बनाया, उसको सेफ्टी से बनाया कि सो दैट जब कभी हम इसको एक्सप्लोर करें तो क्या हो, ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, जहां चाहना चाहे वहीं फोड़ सके हम इसको, अदरवाइज कहीं भी पड़ जाता था, ठीक है राइट। केमिकल होता है उसमें, नाइट्रोजन केमिकल होती है, ठीक है।
तो क्या हुआ, उन्होंने जब उसको बनाया, ठीक है राइट, तो उस समय हिट वो क्या कहते हैं, वो उसने क्या हुआ, सब लोगों ने खरीदा, उन्होंने पेटेंट खरीदा। अब क्या हुआ, वो डायनामाइट इतना खतरनाक हुआ कि उसने माइंस के लिए प्रयोग यूज किया था, बट बाद में क्या हुआ, लोगों ने उसको वॉर के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो कंट्री ने क्या करा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें खूब जितने डायनामाइट फोड़ सके उतने फोड़े लोगों ने, और करोड़ों लोगों को मार दिया। तो जब लोग मरने लगे तो बाद में नोबल ने बहुत पैसा कमाया, अथाह पैसा कमाया उसने इसको बेच के, अपने पेटेंट को बेच के, राइट, ठीक है। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरी इन्वेंशन तो ह्यूमन मैनकाइंड को खत्म कर रही है, तो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अब कुछ चैरिटी करनी चाहिए। तो उसने जितना भी पैसा कमाया, मरते वक्त उसने क्या करा, अपने विल में लिखा कि मेरे नाम से एक प्राइज मनी शुरू करी जाए, जो दुनिया के जो महान साइंटिस्ट है उनको दी जाए। बट उस विल में उसने स्पेशली एक लाइन लिखी कि मेरे मरने के बाद कभी भी नोबेल प्राइज मैथ्स का ना दिया जाए। मैथ्स का नोबेल प्राइज कभी ना दिया जाए मरने के बाद। आप समझ सकते हैं, जब मरे थे ना, तो सिर्फ 2 चीजों का नोबेल प्राइज मिलता था, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। बाद में लाइफ साइंस आया, मतलब बायो आया, फिर बाद में लिटरेचर आया, बाद में पीस प्राइज आया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स आया, ये सब आए, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आया। और आप समझ सकते हैं बेटा, विदाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पॉसिबल नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि नोबल ने इतनी खुंदक में लिख के गया कि मैथ्स का नोबेल प्राइज नहीं देना चाहिए। नहीं, राइट। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि जो नोबल था, ठीक है ना, राइट, उसकी जो वाइफ थी, ठीक है ना, उसका एक्सटर्नल मैरिटल इफेक्ट था, किसका अफेयर था, किसके साथ, मैथमेटिशियन के साथ। उसका दोस्त था एक मैथमेटिशियन, उसकी वाइफ के साथ उसका चक्कर चल गया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, नोबल को पता चल गया। उसने क्या करा, वो सारी भड़ास पूरे दुनिया के सारे मैथमेटिशियन के साथ निकाल दी, और उसने बोला कि कभी मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज मेरे नाम से नहीं दिया जाए। तो इसीलिए मैथमेटिक्स के नाम से अगर आप गूगल करेंगे, कोई और प्राइज होता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या प्राइज है उसका, उसके नाम से दिया जाता है। और वो मैथमेटिशियन बड़ा फेमस है। यहाँ आप अभी नहीं जानते उसको, बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आप उसकी थ्योरम पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा वो कौन है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, दैट इज वाई बेटा। हाँ, सो ये क्लियर है बेटा, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू बेटा। ये क्या है? दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बेटा, इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू क्या? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। और ये सच्ची स्टोरी है बेटा, मेरी कुछ नहीं करी हुई स्टोरी है, सही बता रहा हूँ बेटा मैं, हाँ, इसीलिए, ठीक है, राइट। नहीं, पैसा बेटा ब्याज आ रहा है ना उसका, उसने क्या कर रखा है, कहीं पे बैंक में या कहीं पे है, तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस पे जितना वो डोनेट करते हैं ना, 7-8 करोड़ शायद मिलता है एक आदमी को, ठीक है ना। तो वो उतना क्या होता है, उसका जो जो जितना उसमें अमाउंट है ना, उसके ब्याज पे ही चल रहा है वो, उसके जितना इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसने जितना पैसा इकट्ठा किया उसके इंटरेस्ट से ही वो सारा जा रहा है, इतना ज्यादा पैसा फिर भी चल रहा है, ठीक है, राइट। तो ये लिखेंगे बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू, लिखेंगे बेटा, इट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। किसका है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ क्या बेटा? 1 फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, राइट, क्लियर है। और अगर हम एनर्जी ऑफ n फोटोन कहते हैं, 1 फोटोन की इतनी एनर्जी है, तो n फोटोन की कितनी होगी बेटा, ठीक है ना, राइट। या हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन नहीं, हम 1 मोल के टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मोल्स के टर्म्स। तो यहाँ लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। या आप मोल रहने दीजिए, 1 ही बोलेंगे, मोल तो हमें रिएक्शन थोड़ा लिखनी है, आप 1 ही लिखने रहने दीजिए बेटा, मेक इट 1। 1 फोटोन, 1 फोटोन की एनर्जी है। और E इज इक्वल टू, अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो E इज इक्वल टू क्या होगा? NH न्यू, दैट इज n फोटॉन्स बेटा। क्या है? n फोटॉन्स। तो E इज इक्वल टू क्या है बेटा? H न्यू, या E इज इक्वल टू NH न्यू। n इज नंबर ऑफ क्या बेटा? फोटॉन्स है। एक फोटॉन की एनर्जी H न्यू है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्या होगी? NH न्यू। क्लियर है बेटा। और हमने पढ़ा था कि जितनी भी जो लाइट है बेटा, ऑल लाइट्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का C इज इक्वल टू क्या लिखा था? न्यू इंटू कितना बेटा? लैम्डा। तो दिस मींस न्यू की वैल्यू क्या लिखते हैं? C इंटू क्या लिखते हैं? लैम्डा, C बाय लैम्डा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम C बाय लैम्डा। तो कोई जरूरी नहीं वो फ्रीक्वेंसी दे आपको, वेवलेंथ भी दे सकता है,
तो अगर वेवलेंथ देगा तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्या हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा एक फोटोन का, और अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स दिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एन एच सी बाय लैम्डा। एन नंबर का ये होगा नहीं कि देखिए क्या है बेटा कि एक ये है कि जैसे बल्ब जल रहा है तो कितने बल्ब जो आपको जो बल्ब कुछ एनर्जी दे रही होगी, तो एनर्जी किसके फॉर्म में निकल रही है? पैकेट्स के फॉर्म में, और वही पैकेट्स क्या है? फोटॉन्स। तो कितनी एनर्जी पैकेट्स निकल रहे कितनी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। मतलब कोई रेडिएशन एनर्जी दे रही है, हर रेडिएशन कुछ एनर्जी देगी बच्चों, ठीक है ना। अब एनर्जी जो निकल रही है वो किसके फॉर्म में निकल रही है? पैकेट्स के फॉर्म में। लेट्स सपोज हम कहें कि 100 एनर्जी निकल रही है और एक पैकेट में एनर्जी कितनी बेटा? 10। तो कितने एनर्जी कितने पैकेट्स निकल रहे हैं? 10 पैकेट निकल रहे हैं। टोटल एनर्जी निकल रही फॉर एग्जांपल 100 जूल, और एक पैकेट में एनर्जी कितनी है? 10 जूल। तो कितने पैकेट्स निकल रहे होंगे? 10 पैकेट्स निकल रहे। इसका ये मतलब, हाँ ये यूजली क्या होगा, आपको एनर्जी एक चीज गिवन होगी, आपको एनर्जी गिवन होगा या वो गिवन होगा। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा या इज इक्वल टू एच न्यू। बेटा एच और सी आपको पता है, एक बस 2 मिनट में और लूंगा बेटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये जो एच सी है बेटा ये कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब हमें सॉल्व करके हम लिख देते हैं एक वैल्यू। क्यों आप बार बार उसको सॉल्व करोगे? जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एच लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करके उसको याद ही कर लो बेटा, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा एच और सी की, तो फॉर्मूला आता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। सीधे वैल्यू रखनी है, अपॉन क्या कर देना बेटा? लैम्डा। क्या कर देना? अपॉन लैम्डा। बट याद रखना जो लैम्डा की जो यूनिट है बेटा आपको मीटर में रखना है। किसमें रखना है? मीटर में। सो E इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर 25 अपॉन कितना बेटा? m जो है वो मीटर में है, ठीक है ना, राइट, अपॉन लैम्डा, ठीक है, राइट। और यूनिट क्या है बेटा? ये जो यूनिट आएगी वो किसमें यूनिट में है? जूल में। किसमें है? जूल में। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितनी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 इंटू कितना बेटा? लैम्डा बेटा। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। लास्ट बात, एक और यूनिट होती है बेटा एनर्जी की जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ठीक है ना, राइट। मैं बता दूंगा बाद में, कन्वर्जन करा दूंगा आपको, ठीक है ना, राइट। या अभी मैं लिखवा रहा हूँ उसका कन्वर्जन। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ रही है, किसमें आ रही है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा 12400 12400 ऐसे याद कर सकते हैं। और अब यूनिट कितनी बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा आपको रखना है उसकी यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। सो वेरी 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 यूजफुल फॉर्मूला बेटा, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए बेटा। अगर हमें ये फॉर्मूले पे कमांड है तो आगे जाके हम बोर मॉडल पढ़ेंगे या और भी मॉडल पढ़ेंगे, वहां बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। बट मैं आपको बता दूं वो बहुत सारे फॉर्मूले में अगर हमें इस पे कमांड है ना तो बहुत सारे फॉर्मूले उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखेंगे क्या है? 12400 कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6। आप देख सकते हैं ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूं, कैलकुलेट करेंगे फटाफट, 1 मिनट का क्वेश्चन लगेगा, 1 मिनट लगेगा बेटा क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी लिखेंगे बेटा, एक फटाफट करेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी
of a light having a wavelength, calculate the energy in electron volt बेटा, हाँ, calculate the energy in electron volt having wavelength 310 नैनोमीटर। कितना है? Calculate the energy of the light having a wavelength 310 नैनोमीटर बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे करेंगे बेटा? कौन सा करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करना है सर हमें। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बेटा? 4। ओके, तो अब यहाँ पे नैनोमीटर है बेटा, तो हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। मैंने कल आपको लिखाया था बेटा एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नैनोमीटर इंटू कितना बेटा? 10। तो दिस मीन्स कितना हो गया? 300 इंटू कितना बेटा? 10, तो कितना हो गया? 3100 हो गया एंगस्ट्रॉम बेटा। अब वैल्यू पुट कर दें तो 12400 अपॉन 3100 कैंसिल हो गया बेटा। आंसर कितना आ गया बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी? ठीक है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंपॉर्टेंट बेटा यही याद रखना है। ठीक है ना, राइट, की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा H इंटू न्यू बेटा। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू है 6.628 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। और जब हम वैल्यू रखते हैं बेटा, जब हम न्यू को रखते हैं C/λ तो hc/λ आता है। अब H और C बेटा, हाँ जी बेटा भूमिक, वेरी गुड बेटा, 4 आंसर आएगा। क्या सभी का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? बताइए। क्या सभी का 4 आ रहा है बेटा? सभी का 4 आ रहा है, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो फॉर्मूले सिर्फ 2 ही है बेटा, ये और ये फॉर्मूला याद रखना है मेनली, और इज इक्वल टू H न्यू याद रखना है, ठीक है, राइट, 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा। तो प्लीज हाँ, आप क्वेश्चन जो प्रांजल या जो बच्चे रह गए थे, जिसके भी आपके क्वेश्चन डाउट रह गए थे, जो हमने पेपर लिया था वो, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के आप डाउट भेजिएगा तो हम डिस्कस करेंगे। और कल क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ जो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स लिखवाया है आप सिर्फ रिवाइज करके आएंगे बेटा बस, ठीक है, सो दैट हम कनेक्ट करने में आसानी हो, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं कुछ ना। तो बस आप क्या करिए, जो भी मैंने कराया उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन चाहे करें ना करें, क्वेश्चन तो हम करेंगे, बट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है बेटा, राइट, क्लियर है बच्चों? थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई आना चाहता है तो घर पे आ सकता है, आज अंशुमन आया हुआ था घर पे, अगर आपको घर पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बेटा घर पे भी, ठीक है, राइट, क्लियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बैठो।